अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो हैं दो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं, एक है एडम स्मिथ का और एक है रिकार्डो का। दो सिद्धांत हैं इसके अंदर। वैसे तो गारंटीड है एग्ज़ाम में वही आना है, एग्ज़ाम के अंदर उन्हीं दोनों सिद्धांतों में से एक सिद्धांत आना है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, उसके फ़ायदे बताइए, उसके साथ साथ सिद्धांत तो आना ही आना है। तो सिद्धांत तो सबसे पहले आपको पढ़ना है, दो सिद्धांत है। लेकिन पहले हम एक रफली आइडिया लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है क्या होता है। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय और दूसरा जो वर्ड है वो है आपका व्यापार। पहला है अंतर्राष्ट्रीय और दूसरा है व्यापार। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि भाई व्यापार शब्द का मतलब क्या होता है। तो बिल्कुल कॉमन सेंस की चीज़ है। व्यापार शब्द का मतलब होता है वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करना। जब एक बंदा दूसरे बंदे के साथ, दो पार्टीज़ जब होती है, जब वो गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करता है तो उसको हम ट्रेड कहते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्ट से। और जब जो वो दो पार्टी हैं, अगर वो दोनों पार्टी एक ही कंट्री की हैं, एक ही देश से बिलोंग करते हैं दोनों बंदे, तो वो तो हो जाएगा घरेलू व्यापार, अगर दोनों बंदे भारत के ही हैं। लेकिन जब वो एक बंदा किसी अलग देश का और एक बंदा किसी अलग देश का हो, तो जब वो लेन देन विभिन्न देशों के बीच में होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर अभी हम दोनों व्यापार करें, वस्तु और सेवाओं का लेन देन करें, तो अभी क्या है, अभी जो है वो घरेलू हो जाएगा क्योंकि आप भी इंडिया के हो, मैं भी इंडिया का हूँ। लेकिन अगर आप किसी दूसरी कंट्री के हो, मैं किसी दूसरी कंट्री का हूँ, और फिर हम वस्तुओं सेवाओं का लेन देन करें तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन घरेलू सीमा को पार कर जाता है तो उसको हम जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। या आप इसको ये भी कह सकते हो कि विदेशी व्यापार भी आप इसको जो है कह सकते हो। अब ज़रा ध्यान से समझेंगे, सभी देश अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं होते। मतलब कि एक देश को, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी हुई है इस पैराग्राफ के अंदर, यहाँ पूरा सारा। हर एक कंट्री को ज़रूरी कह रहा है, हर देश आत्मनिर्भर नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि भाई उसको जो चीज़ चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी चीज़ें, उस कंट्री के लोगों को जितनी भी चीज़ें चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें खुद ही बना दे। ऐसा कोई देश होता ही नहीं है। प्रकृति ने विभिन्न देशों को विभिन्न साधनों से संपन्न किया है। हर जगह पे, हर कंट्री के अंदर हो सकता है कहीं पे कोई प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हो, कहीं पे कोई उपलब्ध हो, कहीं पे कोई हो ही ना, कहीं पे बहुत ज़्यादा हो, कहीं पे कोई कम हो। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जिसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, जिसका यूज़ करके हम प्रोडक्शन करते हैं। तो कहीं पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, कहीं पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, कहीं पे होते ही नहीं हैं। तो अलग अलग प्लेस पे अलग अलग तरीके के जो प्रकृति ने हमको फ्री दिए हैं, गॉड गिफ्टेड जो होते हैं, और जिसका यूज़ हम एज अ रॉ मटेरियल करके प्रोडक्शन करते हैं। तो कंट्री टू कंट्री अलग अलग जगह पे अलग अलग हमें देखने के लिए मिलता है। एक देश के पास यदि कुछ संसाधन प्रचुर तथा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो कुछ अन्य संसाधन की दुर्लभता भी पाई जाती है। हो सकता है कि किसी कंट्री के पास, अब संसाधन कई तरीके के होते हैं, उसने बोला कि हो सकता है कि एक कंट्री के पास एक संसाधन तो बहुत ही ज़्यादा, जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा है, लेकिन एक दूसरा संसाधन है जो जितना चाहिए वो उतना है भी नहीं। एक संसाधन की तो अधिक मात्रा है और दूसरे की दुर्लभता है, मतलब कि कमी है। तो यही होता है कंट्री के साथ, कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ अधिक के होते हैं सरप्लस में, कुछ डेफिसिट होते हैं। जैसे कि इसने एक एग्जांपल दिया कि जो खाड़ी देश होते हैं उनके पास खनिज तेल जो होता है वो उनको जितना चाहिए वो कहीं ज़्यादा उनके पास अवेलेबल होता है, आवश्यकता से बहुत ज़्यादा। लेकिन जो दूसरे टाइप के रिसोर्सेज है, औद्योगिक वस्तु तथा खदान,
इनकी दुर्लभता उन्हें बहुत पीड़ित करती है। तो कंट्री टू कंट्री, हर कंट्री को ये चीज़ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एक नेचुरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा है तो एक नेचुरल रिसोर्स बहुत कम है, एक सरप्लस में जा रहा है तो दूसरा डेफिसिट में जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी सीमा में आपको क्या करना है भाई? आपको चाहिए तो दोनों रिसोर्स, प्रोडक्शन अगर करनी है तो हमें तो दोनों ही चाहिए, एक सरप्लस में है और एक डेफिसिट में है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? चाहिए तो हमें दोनों, या हो सकता है आपके पास हो ही ना, प्रचुर मात्रा में क्या दुर्लभता क्या हो ही ना आपके पास, तो फिर क्या करें ऐसी स्थिति में? तो ऐसी स्थिति में आपके पास तो नहीं है लेकिन आपको प्रोडक्शन करनी है, देश के लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज उपलब्ध कराने हैं। तो ऐसी स्थिति में सीमा पार व्यापार द्वारा अपनी वस्तुओं के अधिक्य के बदले उन वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं जो आपके देश में या तो उपलब्ध नहीं है या बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है। क्या बोला इसने? बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। उसने बोला कि भाई अगर ऐसी स्थिति है, जैसे कि मैंने बोला एक ए टाइप का रिसोर्स है और एक बी टाइप का रिसोर्स है। ये आपके पास जो है, मान लीजिए ये आपके पास जो है क्या कहते हैं, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, और ये वाला जो रिसोर्स है ये इसकी आपके पास दुर्लभता है। जितना आपको चाहिए, दुर्लभता का मतलब होता है कमी, स्कैरसिटी, जितना आपको चाहिए उतना आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो ये कह रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? क्योंकि ये प्रोडक्ट आपके पास, ये वाला जो रिसोर्स है, ये जो संसाधन है जो प्रकृति ने आपको दिया है, इसकी कमी आपके देश में नहीं है। तो इसकी जो उत्पादन होगा बेटा, इसका जो प्रोडक्शन होगा वो आप कहीं ज़्यादा करोगे, क्योंकि ये आपके पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसके जो इसका यूज़ करके आप जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाओगे उसकी प्रोडक्शन जाएगी, क्योंकि इसकी कमी नहीं है आपके देश के अंदर। लेकिन इसकी अगर बात करें, इस रिसोर्स का यूज़ करके जो जो वस्तुएं बनेंगी उसका जो उत्पादन होगा वो क्या होगा? कम होगा। बिकॉज ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि इस संसाधन की दुर्लभता है हमारे पास, कमी है हमारे पास। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? ऐसी स्थिति में आप ये कर सकते हो कि जो ए संसाधन का यूज़ करके आपने तो यहाँ जो प्रोडक्शन करी है, आपको जितनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा प्रोडक्शन कर दी आपने। मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए आपने 150 गुड्स बना दिए, मान लीजिए 150 वस्तु बना दी, लेकिन आपको तो केवल अपने घरेलू कंजम्पशन के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, घरेलू कंजम्पशन का मतलब अपने देश के लिए, आपको अपने देश के लिए तो केवल 100 ही चाहिए, टोटल डिमांड 100 होती है। तो बाकी 50 का क्या करोगे आप? इस 50 का क्या करोगे? ये तो कोई उपभोग ही नहीं करेगा। तो इससे बढ़िया क्या है, आप ये जो 50 जो एक्सेस प्रोडक्शन हुई है, आप इसको दूसरे देश को बेच दो, और ये वाला जो वो है, मान लीजिए जो बी प्रोडक्ट है, मान लीजिए आपने केवल 80 बनाया, लेकिन 80 बना, टोटल उत्पादन जो है इसका 80 का हुआ है, लेकिन डिमांड है 100 की, 100 चाहिए आपको, इतनी मांग है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है आपके पास 20 की डेफिशिएंसी हो रही है। तो ये कहाँ से पूरा करोगे आप? तो इससे बढ़िया क्या है, जो आपने जिस रिसोर्स का यूज़ करके आपने प्रोडक्शन आवश्यकता से ज़्यादा कर ली, उसको आप दूसरे देशों को बेच के निर्यात कर दो उसको, जिसको हम निर्यात कहते हैं। और भाई जिस रिसोर्स का यूज़ करके आप उतनी उत्पादन नहीं कर पाए जितनी डिमांड है, जो डेफिशिएंसी रह गई, उसको आप दूसरे देशों से आयात कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके पास जो सरप्लस है वो भी यूटिलाइज हो जाएगा, और आपके पास जो डेफिशिएंसी है वो भी जो है यूटिलाइज हो जाएगी, और सारे संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है जी। अब देखिए ज़रा, अब जो है आपको क्या ध्यान रखना है। तो कह रहा है भाई अगर आप ऐसा करते हो तो इससे क्या होगा, इससे जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, ये यहाँ पे बात ख़त्म हो गई। तो अब कह रहा है, एक लाइन यहाँ पे लिखी है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निहितार्थ अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण है।
इस लाइन का मतलब क्या होता है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये अभी आगे भी हमको देखने के लिए मिलेगी। इसका क्या मतलब है? विशिष्टीकरण का मतलब होता है स्पेशलाइजेशन। जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, तो वो कंट्री के पास दो टाइप के रिसोर्स थे, एक ए रिसोर्स था, एक बी रिसोर्स था। ए उसके पास आवश्यकता से अधिक था और बी की डेफिशिएंसी थी। तो वो ए उसके पास जो रिसोर्स था आवश्यकता से अधिक था, इसलिए उसने प्रोडक्शन जो है कहीं ज़्यादा कर ली, तो वो उसका विशिष्टीकरण किस में? ए में। तो ऐसे ही अभी हम ऐसे ही हर कंट्री का अलग अलग होता है। हर कंट्री हर रिसोर्स के अंदर जो भी उस कंट्री के अंदर अवेलेबल है उसकी मात्रा उत्पादन से अधिक प्रोड्यूस कर देती है, और किस जो रिसोर्स उसके पास होता नहीं है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो सरप्लस है उसको निर्यात कर दो, डेफिशिएंसी से आयात कर लो, और आप अपने देश की मांग को पूरा कर सकते हो। ऐसे ही सभी देश अपने देश की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी घरेलू डिमांड को पूरा करने के लिए दूसरे देशों के साथ क्या करते हैं? आयात निर्यात करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ सर। कि भाई क्यों करना चाहिए, क्या दिक्कत क्या आ रही है कि दूसरे देशों से हम आयात करें। तो कहता है एक अर्थव्यवस्था जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न है उसको एक खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब जो अर्थव्यवस्था दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात करेगी उसको खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। एक देश जो व्यापार में शामिल नहीं होता उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब जो अर्थव्यवस्था दूसरे देशों के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है उसको ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। और एक ऐसा देश जो, हाँ जी, ऐसा कोई देश होगा जो अभी तक व्यापार नहीं करता होगा? हाँ बहुत सारे हैं, अरे बहुत सारे हैं। आप लेकिन ऐसा वो नहीं है, जैसे आप नेट पे सर्च करना बहुत सारी बंद अर्थव्यवस्थाओं के नाम मिल जाएंगे, लेकिन आपने वो नाम ऐसे होंगे जो आपने सुने नहीं होंगे। और कह रहा है एक देश जो कि क्या कहते हैं दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात नहीं करता वो बंद अर्थव्यवस्था होती है। और ऐसी स्थिति जिसमें कोई देश बिना किसी व्यापार का संचालन करता है, मतलब दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात नहीं करता, उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम उस नाम से जानते हैं स्वायत्तता। स्वायत्तता का मतलब वो स्वयं ही सब कुछ करेगा, दूसरे देशों पे वो निर्भर नहीं है। तो स्वायत्तता क्या होती है ये ज़रा ध्यान रखिएगा। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करती है, क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर जो सिचुएशन चल रही होती है उस सिचुएशन को स्वायत्तता कहते हैं। अन्य देशों के साथ व्यापार से जो लाभ होते हैं उन्हें व्यापार से लाभ कहा जाता है। मतलब अगर मैंने दूसरे देशों के साथ व्यापार किया, ट्रेड किया, तो कह रहा है उसको करने से जो लाभ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उससे जो लाभ होते हैं उसको हम जो है व्यापार से लाभ जो है, इसको हम व्यापार से लाभ जो है ये कहते हैं। अब ज़रा जो है ये आपको फुल्ली अभी ने केवल इसका मीनिंग पढ़ा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की ज़रूरत क्यों आन पड़ी, क्यों हम दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात करें, ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात करना पड़ रहा है। ये वर्ड बेटा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एक तो स्वायत्तता किसको कहते हैं, व्यापार से लाभ किसको कहते हैं, ठीक है, इसको अभी हम और डीप से पढ़ेंगे। व्यापार से लाभ ये भी आगे आएगा। क्यों करना चाहिए उसका एग्जाम्पल इसने यहाँ पे दिया है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ये अर्थ है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ क्या होता है, क्यों करना चाहिए ये आपने यहाँ पे समझा। और करने से जो करती है उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, जो नहीं करती उसको क्या कहते हैं, स्वायत्तता क्या होती है, और व्यापार से लाभ क्या होता है, ये आपने अभी यहाँ पे समझा है। अब आते हैं आगे मुद्दे की बात कि चलो हम करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो उसको करने से जो है हमें क्या होगा, फ़ायदे क्या हैं उसको करने के। देखिए अभी एक ऊपर लाइन आई थी, जहाँ पे लिखा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण है। ये एक लाइन आई थी अगर आपको याद हो तो इसका मैंने बोला था ये भी आगे भी आएगी। तो ये ज़रा ध्यान से समझेंगे ये क्या कह रहा है। विशिष्टीकरण का मतलब होता है स्पेशलाइजेशन के। हर कंट्री, बड़े ध्यान से सुनेंगे, हर कंट्री हर किसी गुड्स का प्रोडक्शन करने में स्पेशलाइज नहीं होती। जैसे हर बच्चा
हर सब्जेक्ट को पढ़ने में स्पेशलाइज्ड नहीं होता, बिल्कुल उसी तरीके से हर कंट्री हर गुड्स का प्रोडक्शन करने में स्पेशलाइज नहीं होती है। भाई हर एक बच्चे के अंदर एक वो होता है कि भाई मेरे को तो ये सब्जेक्ट पसंद है, मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आता है, मैं इसको अच्छा जैसे टीचर है मैं हूँ, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाने में मुझे मज़ा आता है, मैं इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइज्ड हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हिस्ट्री भी पढ़ा दूँगा और मैं पॉल साइंस भी पढ़ा दूँगा और मैं ज्योग्राफी भी पढ़ा दूँगा, नहीं। जैसे हर टीचर हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, बिल्कुल उसी तरीके से हर कंट्री हर गुड्स का प्रोडक्शन नहीं कर सकती। जैसे एक टीचर एक ही विषय में स्पेशलाइज्ड होता है, बिल्कुल उसी तरीके से एक देश भी एक ही वस्तु में स्पेशलाइज्ड होता है उस वस्तु का उत्पादन करने में, कि मेरे से मिनिमम कॉस्ट पे इस गुड्स को कोई दूसरा देश बना ही नहीं सकता है। उस चीज़ को कहते हैं स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड का क्या मतलब है कि जो गुड्स मैं बना रहा हूँ ना, जिस कॉस्ट पे मैं बना रहा हूँ, जिस लागत पे मैं बना रहा हूँ, दूसरी कंट्री इससे नीचे तो बना ही नहीं सकती है, तब बोलेंगे कि वो कंट्री उसमें स्पेशलाइज्ड है। तो कह रहा है व्यक्तिगत दृष्टिकोण से विशिष्टीकरण का मतलब किसी विशेष कार्य में अथवा किसी विशेष वस्तु के उत्पादन में विशिष्ट कौशल या निपुणता प्राप्त करने से है। मतलब आप उस गुड्स को कोई भी काम, उसने बोला कोई भी काम या कोई भी वस्तु का उत्पादन, उसमें आपको क्या है, उसके उत्पादन में आपको निपुणता प्राप्त है। निपुणता का मतलब क्या हुआ कि आप उसका प्रोडक्शन इतनी मिनिमम कॉस्ट पे कर रहे हो कि दूसरा कोई देश कर ही नहीं सकता है। एक अर्थव्यवस्था के साधनों के उपयोग से जिनसे शेष विश्व की तुलना में देश को निरपेक्ष अथवा तुलनात्मक लागत लाभ प्राप्त है। जब देश के संसाधनों का उपयोग कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में किया जाता है, यहाँ से देखेंगे ज़रा, जब देश के संसाधनों का उपयोग कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में किया जाता है, तब विशिष्ट वस्तु का उत्पादन घरेलू ज़रूरतों से अधिक हो जाने की प्रवृत्ति रखता है। क्या बोला उसने कि जो संसाधन ये ऊपर हम पढ़ के आ चुके हैं बेटा, तब अधिक का निर्यात कर दिया जाता है। भाई कह रहा है जो रिसोर्स जिस चीज़ के लिए बना है, अगर आप उस रिसोर्स को उसी जगह पे यूटिलाइज़ करोगे और उस कंट्री के अंदर वो रिसोर्स प्रचुर मात्रा के अंदर उपलब्ध है, तो आप उस वस्तु का उत्पादन आवश्यकता से अधिक कर दोगे, मिनिमम कॉस्ट पे कर दोगे और ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन कर दोगे। तो ऐसी स्थिति में जो भी सरप्लस होगा उसका आप निर्यात कर दोगे। लेकिन दूसरी ओर जब गैर विशिष्ट क्षेत्रों से साधन को वापस ले लिया जाता है, मतलब वो रिसोर्स उसमें स्पेशलाइज नहीं है, आपके पास उनकी दुर्लभता है, कमी, आप उतना उत्पादन नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में घरेलू ज़रूरतों के लिए उत्पादन कम पड़ जाता है। उतना प्रोडक्शन हम नहीं कर पाते जितना हमारे को देश की डिमांड को पूरा करने के लिए चाहिए होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम जो है दूसरे देशों से आयात कर लेंगे। जैसे अभी मैंने समझाया, जो ए रिसोर्स था वो हमारा स्पेशलाइज्ड था और जो बी रिसोर्स था वो हमारा गैर विशिष्ट था, उसके अंदर हमारे को कमी थी हमारे पास, तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे, दूसरे देशों के साथ आयात कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निर्यात एवं आयात अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण का ही स्पष्ट परिणाम है। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत कुछ अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत पर है जो विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए गए थे, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण का महत्व व्यापार से लाभ में ही है। तो कह रहा है भाई क्योंकि हर कंट्री, जैसे मैंने आपको बोला कि हर कंट्री हर संसाधन के उसमें क्या होती है, स्पेशलाइज नहीं होती, उसे दूसरे के ऊपर निर्भर रहना ही पड़ता है। तो कह रहा है कई सारे ऐसे सिद्धांत हैं जो इसी के ऊपर बनाए गए हैं, तो वो दो सिद्धांत अभी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया था, निरपेक्ष तथा तुलनात्मक लागत लाभ, ये दो वर्ड यहाँ पे यूज़ किए गए हैं बेटा। तो आखिर ये क्या होता है, निरपेक्ष लागत लाभ और तुलनात्मक लागत लाभ, ये दो हमारे को सिद्धांत पढ़ने हैं। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे निरपेक्ष लागत का सिद्धांत क्या होता है और फिर हम पढ़ेंगे तुलनात्मक लागत का सिद्धांत क्या होता है। तो ये तो आगे आएगा, यही दो हमें पढ़ने हैं। तो लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। अच्छा, अगला जो टॉपिक है इसका क्या नाम है, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निर्धारक तत्व। इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप टॉपिक का मतलब समझिए। इस टॉपिक के अंदर जब भी हमें क्या लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निर्धारक तत्व, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
या अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण, इसको प्रभावित करने वाले तत्व या कारक एक ही चीज़ होती है। इसका मतलब ये है कि हमें वो सारी की सारी सिचुएशंस बतानी होती है कि वो सारे के सारे फैक्टर्स बताने हैं जिसकी वजह से या तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज़्यादा होगा या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम हो जाएगा। ऐसे टॉपिक्स के अंदर हमें ये बताना होता है। जब भी आपको बोले कि इसको प्रभावित करने वाले तत्व या कारक बताइए या इसको निर्धारित करने वाले तत्व या कारक बताइए, तो इसका मतलब है वो आपसे वो पूछना चाह रहा है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि अगर उनके अंदर चेंज आया तो उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या तो बढ़ेगा या घटेगा। तो देखिए कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ता है या घटता है। पहला है, ये इम्पोर्टेंट है बेटा, पहला है प्राकृतिक निधि, मतलब कि प्राकृतिक संसाधन कह सकते हो। इसका अभिप्राय एक देश के उस संसाधन से है जो प्रकृति से फ्री में उपहार के रूप में मिले हैं, गॉड गिफ्टेड है। प्रकृति निधि में प्रकृति और भूमि का उपजाऊपन तथा जलवायु संबंधी स्थितियां भी जो है शामिल होती है। इसलिए भारत और श्रीलंका ने चाय के लिए उपयुक्त जलवायु स्थिति के कारण चाय के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त कर ली है। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो फैक्टर है वो है नेचर। नेचर के अंदर वो पहली बात तो दो चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। पहले ही बात तो वो सारे के सारे संसाधन, वो सारे के सारे रिसोर्सेज जो प्रकृति ने हमको निःशुल्क प्राप्त दिए हैं, और दूसरा कह रहा है प्रकृति के अंदर ही क्या कहते हैं, भूमि का उपजाऊपन, जलवायु, ये सब स्थिति कंट्री के अंदर कैसी चल रही है, ये भी दो, इसको भी शामिल किया जाता है। एक ये और एक ये। तो एक कंट्री के अंदर ये दोनों चीज़ें, इन दोनों चीज़ों की स्थितियाँ कैसी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे या कम करोगे। तो कह रहा है क्योंकि इंडिया के अंदर और श्रीलंका के अंदर ये दोनों ही स्थितियाँ, मतलब चाय का उत्पादन करने के लिए जो भी रिसोर्स वगैरह, जो भी नेचुरल रिसोर्स वगैरह चाहिए, वो भारत और श्रीलंका के अंदर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और यहाँ का भूमि का उपजाऊपन और जलवायु संबंधित स्थितियाँ वो भी जैसी उसके प्रोडक्शन के लिए चाहिए वैसी ही है। इसकी वजह से भारत और श्रीलंका ने क्या कर लिया, चाय के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त कर ली। आज हम दूसरे देशों को चाय वगैरह क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। आज हम अपना इन चाय का उत्पादन आवश्यकता से अधिक करते हैं प्रचुर मात्रा में। क्यों? क्योंकि उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो रिसोर्स और जिस टाइप का जलवायु और मौसम चाहिए वो इन दोनों कंट्रीज़ में उपलब्ध है। इसलिए इन दोनों कंट्री को इस गुड्स के प्रोडक्शन में विशिष्टता प्राप्त है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें सब में ही प्राप्त हो गया। सब में नहीं हो सकता ना। अभी हम ऊपर पढ़ के आए कि हर जैसे एक टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाने में विशेषज्ञ होता है, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी है। तो पहला जो फैक्टर है जो आयात निर्यात को प्रभावित कर रहा है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित कर रहा है और विशिष्टीकरण को प्रभावित कर रहा है, वो है प्रकृति, नेचर कैसा है। दूसरा है तकनीक स्थिति। इसका क्या मतलब होता है तकनीक स्थिति? कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक निर्धारक तत्व तकनीक का ज्ञान है। टेक्नोलॉजी के उस कंट्री को टेक्नोलॉजी की कितनी नॉलेज है या उस कंट्री के अंदर किस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती है, नई टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती है या वही पुरानी घिसी पिटी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। अपनी टेक्नोलॉजी के विकास के कारण विश्व के विकसित देशों ने प्रकृति निधि की सभी रुकावटों को पर काबू पा लिया है। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा क्या कह रहा है। पहले पॉइंट में हमने बोला कि भाई हर कंट्री के पास ना या तो जो प्रकृति से निःशुल्क प्राप्त होते हैं, तो मैंने आपको ये बोला कि भाई हर कंट्री के अंदर हर नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल नहीं होता। कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है और कहीं तो होता ही नहीं है। तो जिस कंट्री के अंदर होता ही नहीं है वो क्या करेगा? तो कह रहा है ऐसे देशों ने क्या किया, ऐसे देशों ने अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट किया और इतना अपडेट किया कि जितने भी देश के विकसित देश हैं और जहाँ पे उनको जो नेचुरल रिसोर्स चाहिए और उनके पास वो उपलब्ध ही नहीं है, उनने अपनी टेक्नोलॉजी को इतना अपग्रेड कर लिया कि जो ये काम करता था वो अब ये काम कर रहा है। मतलब जिसके लिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए थे उसके अब उनके पास तो है नहीं और दूसरे देशों से मंगा रहे हैं, उनको बहुत महंगा पड़ रहा है या कुछ भी हो रहा है। तो उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को इतना अपडेट कर लिया कि जो चीज़ इससे बनती थी वो चीज़ अब इसकी यूज़ की मदद से
वो क्या कर रहे हैं, उसको प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। जैसे कि कौन कौन से देश हैं, उदाहरण के लिए जापान केवल एक तटीय देश है जिसके पास ना के बराबर प्राकृतिक संसाधन आधार है, मतलब उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज है ही नहीं जापान के पास, क्योंकि वो एक तटीय देश है। परंतु इसकी तकनीक, इसकी टेक्नोलॉजी वरिष्ठता ने मोटर गाड़ी उत्पादन के क्षेत्र में एक बहुत ही विकसित देश की विशिष्टता प्राप्त कर ली है। कह रहा है इसके पास कोई नेचुरल रिसोर्स है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं गाड़ियों के प्रोडक्शन के उसमें, तो भाई इस कंट्री ने अपनी टेक्नोलॉजी को इतना अपग्रेड कर दिया, इतना अपग्रेड कर दिया कि इसने गाड़ी के प्रोडक्शन में क्या कर ली, विशिष्टता प्राप्त कर ली। आज जापान जिस टेक्नोलॉजी में जी रहा है, हम तो अभी 2022 में चल रहे हैं, वो 2050 में चल रहा है। उसकी टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड है जो हम सोच भी नहीं सकते। आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, अलग अलग जगह पे अगर देखते होगे इस टाइप की वीडियो, कभी जापान के व्लॉग्स वगैरह देखिएगा, तो आप देखोगे जो चीज़ हम सोच भी नहीं सकते जापान वो चीज़ कर रहा है, जो हम केवल ख्वाबों में ही सोचते रह जाएंगे। और इंडिया के अंदर ऐसी चीज़ें शायद ही कभी पॉसिबल हो, वो वहाँ पे होती हैं, तो ड्यू टू टेक्नोलॉजी। तो भाई ऐसा भी कर सकते हो आप कि अगर आपका ये नहीं है आपके पास, तो भाई ये इसको अपग्रेड मार दीजिए, तो आपका काम बन जाएगा। तो दूसरा जो फैक्टर है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को या अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण को इफ़ेक्ट कर रहा है, वो है आपका टेक्नोलॉजी। तीसरा जो फैक्टर है बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है, तीसरा जो फैक्टर है जो अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण को प्रभावित करता है, इसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं लागत अंतर। लागत अंतर का क्या मतलब होता है? लागत अंतर का मतलब होता है उत्पादन की लागत अंतर का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण का वास्तव में मुख्य आधार है। विभिन्न देशों का उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त कर लेते हैं जिसमें निरपेक्ष और तुलनात्मक लागत अंतर होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता का महत्वपूर्ण मापक उत्पादित वस्तुओं की लागत से, मतलब कि एक देश, जैसे मान लो एक देश है, ठीक है, तो मान लो कोई भी गुड्स ले लेते हैं, कोई भी गुड्स ले लेते हैं, मान लीजिए कपड़ा, तो एक कंट्री जो है इसको मान लीजिए 20 रुपये पे बना देती है, और एक बी कंट्री जो है उसी कपड़े को 30 रुपये में बना रही है। तो ये जो कंट्री है इसकी लागत क्या है? मान लो ये कंट्री कपड़े का प्रोडक्शन मिनिमम कॉस्ट पे कर रही है, इससे नीचा तो कोई देश बना ही नहीं सकता है। तो सभी देश इससे बढ़िया क्या करे, एक कंट्री से ही ले ले इससे बढ़िया। तो अगला जो है कि आयात निर्यात होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि आप जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी लागत कितनी आ रही है। आप दूसरे देश की लागत आपसे ज़्यादा है या कम है? अगर दूसरे देश की लागत आपसे ज़्यादा है तो बढ़िया है, फिर दूसरा देश आपसे लेगा, और अगर कम है तो भाई उसको विशिष्टता प्राप्त है, ना कि आपको उससे लेना ज़्यादा बेटर है। और ये दोनों वर्ड क्या होते हैं? निरपेक्ष और तुलनात्मक लागत, ये भी आएंगे, इसके लिए आप टेंशन ना लीजिए, ये दोनों सिद्धांत हमको पढ़ने हैं। तो तीसरा जो फैक्टर है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा या नहीं होगा, या अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण का मतलब उसको प्रभावित करने वाला फैक्टर कौन है? लागत अंतर। और लास्ट जो फैक्टर है यह नई आर्थिक प्रणाली। नई आर्थिक प्रणाली का क्या मतलब है? एमएनसीज के माध्यम से तथा नई आर्थिक प्रणाली के उदय होने से। नई आर्थिक प्रणाली का मतलब जब से आपने पढ़ा होगा क्लास 12th के अंदर, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये 3 वर्ड होते हैं। 1991 में हमने इसको अडॉप्ट किया था कि कोई भी कंट्री किसी भी दूसरे देशों के साथ आ सकती है, जा सकती है, तो हमने अडॉप्ट कर लिया था भारत ने। तो ऐसे उसमें क्या हुआ, दूसरे देशों की कंपनियां हमारे देशों में आई, हमारे देश की दूसरे देशों में गई। तो ऐसी स्थिति में इंडिया के अंदर कई सारी एमएनसीज कंपनी आई दूसरे देशों की, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन वगैरह हुआ। ठीक है, विश्व बाजार के वैश्वीकरण के विभिन्न राष्ट्रों को शेष विश्व के साथ समन्वित होने के लिए बाध्य कर दिया गया, जिससे विशिष्टीकरण और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का, व्यापार का महत्व और बढ़ गया। जब से हमने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन चीज़ों को जब से हमने अडॉप्ट किया है, तो दूसरे देशों की कंट्रियां हमारे देशों के अंदर आई, हमने दूसरे देशों के साथ अपने आयात निर्यातों को चालू किया। पहले हम दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात नहीं करते थे, पहले हम जो है कि आयात नहीं करते थे, पहले हम कहते थे केवल निर्यात ही होगा, आयात प्रतिस्थापन को हम अपनाते थे। लेकिन उससे हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ, और
उससे हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। हमने क्लास 12th के अंदर पढ़ा था। 1990 तक आते आते हमारी हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए। फिर अब सरकार को ये लगा कि भाई इसको चेंज करना पड़ेगा, जो जिस ट्रैक पर हम हैं। फिर हमने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, नई आर्थिक नीति इसको अडॉप्ट किया। तो उदारीकरण का मतलब होता है जितने भी आपने रूल रेगुलेशन लगा रखे उसको हटा दीजिए। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? वैश्वीकरण का मतलब होता है कि अब आप दूसरे देशों के साथ फ्रीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकोगे। दूसरे देशों की कंपनियां आपके देशों में आएंगी, आपके देश की कंपनियां दूसरे देशों में जा सकती हैं। और जब दूसरे देशों की कंपनियां आपके देशों के अंदर आएंगी, आज हमारे पास बेटा हम अपनी डेली लाइफ में इतने प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं कि इंडियन तो हम भूल ही गए हैं। इंडियन प्रोडक्ट तो हम यूज़ ही नहीं करते हैं, सारे दूसरी कंट्रियों के गुड्स को ही हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो हम उनके एडिक्ट हो चुके हैं और अब हम उन गुड्स के बिना नहीं रह सकते हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? अब हम उनके गुड्स को यूज़ कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड गुड्स है, क्वालिटी गुड्स है, तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव होती है उससे। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण से। जब उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण नहीं था तो हम दूसरे देशों के साथ इतना आयात नहीं करते थे, आयात निर्यात वगैरह, और ना ही दूसरे देशों की कोई कंपनी हमारे देश के अंदर आ सकती थी। तो चौथा जो फैक्टर है जो विशिष्टीकरण को या आयात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित कर रहा है वो है नई आर्थिक प्रणाली। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। क्या बोला मैंने इस टॉपिक के अंदर? आपको इस टॉपिक के अंदर ये बताना है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज़्यादा या कम होगा, या अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण प्राप्त होगी या नहीं होगी। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। 4 पॉइंट मैंने आपको बताए यहाँ पे। मैंने बोला भाई पहला है नेचुरल रिसोर्सेज, उसके अंदर देश के अंदर कैसे उपलब्ध है, उसकी टेक्नोलॉजी कैसी है, प्रोड्यूस करने की कॉस्ट क्या आती है, और क्या उसने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को अपना रखा है या नहीं अपना रखा। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, तो अब आते हैं मुद्दे की बात। अब आते हैं कि भाई अगर हम करते हैं दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात, अगर हम करते हैं तो उससे हमें फ़ायदे क्या होंगे, लाभ क्या है। ये बहुत ही आसान टॉपिक है बेटा। दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात करने का क्या फ़ायदा होगा आपको, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है एग्ज़ाम में कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ बताइए कि क्या लाभ हैं। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो भाई पहले तो प्राकृतिक संसाधनों का हम पूर्ण उपयोग कर पाएंगे अपना। अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण के कारण सभी प्राकृतिक संसाधनों का जो है उपयोग अच्छी तरीके से हो पाएगा। जो अंडर डेवलप्ड देश हैं अपने खनिज पदार्थों का स्वयं उपयोग करने की स्थिति में नहीं है, ये देश अपने कच्चे माल का निर्यात करके विकसित औद्योगिक देशों में करते हैं। मतलब कि भाई किसी कंट्री के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, तो वो दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात करके अपने सभी नेचुरल रिसोर्सेज का क्या करती है, इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन पॉसिबल बना पाती है। जब हम दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात करते हैं तो हमने एक पॉइंट पढ़ा ऊपर, लागत अंतर, कि भाई हम दूसरे देशों से तब गुड्स मंगाते हैं जब वो देश उस गुड्स को इतनी मिनिमम कॉस्ट पे बना रहा है कि कोई देश बना ही नहीं सकता। तो आपको सस्ती वस्तुएं कंज्यूम करने के लिए मिलेंगी, क्योंकि उससे कम पे तो कोई देश बना ही नहीं सकता। तो सभी देशों को क्या होता है, कम कीमतों पे वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है, उनको उत्पादन करने की कोई ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। और जब सस्ती गुड्स उपलब्ध होंगे देश के लोगों को तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव होती है। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि सभी नेचुरल रिसोर्सेज का इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन पॉसिबल हो पाएगा, देश के लोगों को सस्ती वस्तुएं उपलब्ध हो पाएंगी, और जो आपने एक्सेस में प्रोडक्शन कर ली है जिसका यूज़ आपके देश के अंदर है ही नहीं, बेकार पड़ा हुआ है, आप उसको दूसरे देशों को बेच के निर्यात करके क्या कर सकते हो, दूसरे देशों को बेच के निर्यात करके लाभ कमा सकते हो। और जिसकी कमी है उसको आप दूसरे देशों से क्या कर सकते हो, आयात करते हो। तो अपने सरप्लस का और डेफिसिट का दोनों का क्या हो जाएगा, सरप्लस का यूटिलाइजेशन हो जाएगा, और डेफिशिएंसी जो हो रही है उसकी कमी भी आप यहीं से पूरी कर सकते हो। ये तीसरा फ़ायदा है। अगर दूसरे देशों को नहीं बेचोगे तो आप क्या करोगे, आपके देश के अंदर तो ज़रूरत ही नहीं है, आपने बना दी 150 और ज़रूरत है आपके देश के अंदर 100 की, तो 50 यूँ ही पड़े रहेंगे। तो इससे बढ़िया दूसरे देशों को बेच दो। तो अतिरिक्त उत्पादन का यूटिलाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। थोक उत्पादन और पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं, इसका क्या मतलब हुआ
अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण के कारण विभिन्न देश अकेले उन वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञ हैं जिसमें वह अनुकूल उत्पादन करने की स्थिति का आनंद लेते हैं। परिणाम स्वरूप वस्तु का बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्थाओं के साथ कीमत पर बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। मतलब कि किसी पर्टिकुलर गुड्स में आप क्या हो, स्पेशलाइज्ड हो चुके हो, तो आप उसका प्रोडक्शन क्या करते हो, आप उसका प्रोडक्शन बड़े पैमाने पे करते हो। और जब भी किसी चीज़ का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पे किया जाता है तो आपको क्या होता है, कई तरीके की बचतें, कई तरीके के लाभ जो हैं आपको उपलब्ध होते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, एक था परिवर्ती अनुपात का नियम और एक होता है पैमाने के प्रतिफल का नियम। तो पैमाने के प्रतिफल का नियम क्या होता है कि जब किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन बड़े लेवल पे करते हैं, बहुत ही बड़े लेवल पे, क्योंकि आपको अपने देश के लिए भी करना है और दूसरे देशों के लिए भी करना है, तो आपको भाई सस्ता रॉ मटेरियल, सस्ती बिजली, सस्ता श्रम, ये सब चीज़ें, डिस्काउंट वगैरह, सस्ता कच्चा माल, ये सब चीज़ें मिलते हैं जिससे आप उसकी क्या कर सकते हो, आप उसको कम कॉस्ट में, आपकी कॉस्टिंग कम लगती है, तो आपको बड़े कह सकते हैं, बड़े पैमाने के लाभ कहते हैं इसको, या बड़े पैमाने की बचतें आपको प्राप्त होती हैं। तो पहला फ़ायदा, दूसरा और तीसरा क्या है, बड़े पैमाने की बचतें, ये भी लिख सकते हो आप इसको, बड़े पैमाने की बचतें प्राप्त होती है। और जब ऐसा होता है तो देश का आर्थिक विकास की संभावना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। जो अल्प विकसित देश है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वो मशीन, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें जो उसके पास नहीं है, कच्चा माल वगैरह, वो अगर उसके पास नहीं है, उनके पास कमी है, तो भाई वो दूसरे देशों के साथ क्या कर सकती है, वो दूसरे देशों से ये सब चीज़ें लेकर, आयात करके अपना देश का और अपने देश के लोगों का विकास कर सकती है। इसलिए कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है रॉबर्टसन की, कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समृद्धि का इंजन है, कि अगर किसी देश को विकास करना है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना ही पड़ेगा। और लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, कि विभिन्न देश आपस में एक दूसरे की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे आप मोदी देखते हो, कंट्री टू कंट्री घूमता है कि भाई सब आइए हमारे देशों के अंदर, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रिलेशनशिप बिल्डअप होते हैं एक तरीके से। तो ये 6 फ़ायदे होते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के। तो क्यों करना चाहिए हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये मैंने आपको अभी बताया है। ये बेटा भी हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ पढ़े हैं। ठीक है जी, इतनी बात आ रही है समझ में।